हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी क्लास लेती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है हिंदी, जिसमें जो सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगी। हिंदी हिंदी में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि हिंदी में जो 20 नंबर हमारे पूछे जाते हैं OMR शीट में, MCQs में, उसमें से हिंदी में जो 10 नंबर पूछे जाते हैं, 10 नंबर में से 5 नंबर हमारे हिंदी गद्य साहित्य इतिहास के पूछा जाता है, 5 नंबर हमारे हिंदी पद्य साहित्य इतिहास से पूछा जाता है। तो देखिए, जो 10 नंबर हमारे व्याकरण से रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए, तो हम आज आप लोग बताएंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है और इस साल भी बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। तो हम बात करें, आज हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि 5 नंबर से पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ये क्लास जो हम है वो क्लास 10th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये क्लास है, ये क्लास 12th वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि जो क्लास 12th में भी जो हमारा जो 10 नंबर से पूछा जाता है, क्या 5 नंबर से हमारे हिंदी गद्य साहित्य इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQs में, और 5 नंबर से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQs में। तो क्लास 10th वाले तो इसको जरूर से जरूर देखें, लेकिन क्लास 12th वाले भी अगर इस सेक्शन को देख रहे हैं तो प्लीज इसकी मत कीजिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। जैसे हमने आपको बताया कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से पूछा जाता है। देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन करूंगी कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। देखिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप सभी लोग बताया कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का आविर्भाव, यानी कि मतलब कि यह जो काल है, मतलब किस मतलब कौन सा काल के कब तक चला, समय आविर्भाव हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का। देखिए, जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो हमारा आदिकाल से स्टार्ट हुआ है। 743 से 1843 तक आदिकाल हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में आदिकाल के बाद में हमारा हुआ है, हाँ आदिकाल हुआ है, फिर रीतिकाल हुआ है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये समाज जो है। फिर उसके बाद में हम बात करें रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल आ जाएगा। सॉरी, 443 से 1343 तक हमारा आदिकाल है, और 1343 से 1643 तक हमारा भक्ति काल है, और जो 1643 से तो हमारा 1647 से 1843, हाँ 1843 तक हमारा जो है हमारा रीतिकाल है। उसके बाद में जो 1843 के बाद में जो अब तक जो है मतलब है चल रहा है, वो हमारा है आधुनिक युग। और आधुनिक युग में हमारा जो है 1850 से जो अब तक आधुनिक युग चल रहा है, और आधुनिक युग में हमारा भारतीय युग है। ओके, देखिए भारतीय युग 1850 से 1900 तक है। फिर हमारा जो द्विवेदी युग है, जो हमारा 1900 से 1920 या 19 ईस्वी तक हमारा द्विवेदी युग होगा। फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक हमारा शुक्ल युग होगा। फिर 1938 से 1947 तक जो हमारा प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, दोनों मिलाकर जो युग हमारा होता है वो हमारा होगा, ठीक। फिर उसके बाद में 1947 से अब तक है, मतलब जो चल रहा है वह स्वतंत्रोत्तर युग होगा। ओके, ये हमारी जो मतलब समय सीमा है, जो मतलब हमारे काल विभाजन की जो समय सीमा है, उसको हम तैयार कर लेंगे। उसी के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है कि पूर्व भारतीय युग के जो हमारे जो राजा हुए हैं, पूर्व भारतीय युग,
जो भारतीय युग से पहले का जो हमारा समय है उसको हम पूर्व भारतीय युग कहते हैं। ओके, पूर्व भारतीय युग। इसे हमारे जो महान राजा हुए हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए पूछा जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि निम्न में से कौन से दो ऐसे राजा हुए हैं जो हमारे जो पूर्व भारतीय युग के हैं, या फिर कहेंगे कि राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ में ऐसे कौन से राजा हुए हैं जो उनके साथ मतलब काम किए हैं, मतलब उनके समय से रिलेटिव हैं। ओके, तो पूर्व भारतीय युग के बाद दो राजा हैं, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ओके, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी रचना है राजा भोज का सपना। ओके, जिनकी रचना हम लिख दे रहे हैं राजा भोज का सपना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसका जो दूसरे राजा हुए हैं पूर्व भारतीय युग के, वो हुए हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, जिनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो हमारा है प्रजा हितैषी। देखिए जो पूर्व भारतीय युग के हमारे जो दो राजा हुए हैं जो कि मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, जिनकी जो प्रमुख जो प्रसिद्ध रचना है राजा भोज का सपना है, ये हमारे उनकी रचना है। जो राजा लक्ष्मण सिंह है उनकी प्रसिद्ध रचना है प्रजा हितैषी, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। इससे मतलब कि जो पूर्व भारतीय युग है जो हम आपको लोग को पढ़ा रही हूँ, इसी से देखना पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कि इसी युग में चार उन्नायक हुए हैं। कौन? चार उन्नायक हुए। चार उन्नायक कौन कौन है? जैसे कि उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हर साल पूछा गया है। जैसा कि हम बात करें मुंशी इंसाल्लाह खान, मुंशी इंसाल्लाह खान थी, मुंशी इंसाल्लाह खान, जिनकी प्रमुख रचना है रानी केतकी की कहानी। ओके, फिर हम दूसरा बात कर रहे हैं जो हमारे हैं प्रेमलाल। लल्लू लाल। हम पहले बता रहे हैं इनकी रचना बताने जा रहे थे प्रेम सागर, वो कंफ्यूजन होगा, बाय मिस्टेक सबसे गलतियां होती, पर जो गलतियों में सुधार करे वही ही असली शख्सियत है। लल्लू लाल, जो मुंशी इंसाल्लाह खान है लल्लू लाल है, जिनकी रचना है प्रेम सागर। फिर तीसरा हम बात कर रहे हैं सदा सुखलाल। जिनकी रचना है सुख सागर। हम बात कर रहे हैं 4 नंबर सदल मिश्र, जिनकी रचना है नास्केटोपाख्यान। देखिए ये चार जो हमारे जो पूर्व भारतीय युग के जो चार उन्नायक हुए हैं, मुंशी इंसाल्लाह खान जिनकी रचना है रानी केत की कहानी, पंडित लल्लू लाल जिनकी रचना है प्रेम सागर, सदा सुखलाल जिनकी रचना है सुख सागर, जो 4 है सदल मिश्र जिनकी प्रसिद्ध रचना नास्केटोपाख्यान, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये रचना और जो हमारा रानी केत की कहानी ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से किसी एक रचना को पूछेंगे, उनके रचनाकार पूछेंगे, ये भी कहेंगे कि निम्नलिखित में से चार नायक में से कौन
कौन शामिल नहीं है? इस चारों नायकों में से ऐसे कौन है जो इन चारों मतलब चारों में से शामिल है? इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूर्व भारतीय युग से क्वेश्चन बनेगा दोनों राजाओं के बारे में, फिर चार जो नायक उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस युग से। जो रचनाएं हैं, रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आप लोगों को बताएं, हम लोग आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब फिर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, लेकिन आप उतना ही पढ़ाएंगे जो कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अनुभव किया है, वही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, फालतू में इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे, और जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आदिकाल, आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आदिकाल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आदिकाल को किसने मतलब कि कौन सा नाम दिया है आदिकाल को, जैसे आदिकाल को नाम अधिक संख्या दी गई है आदिकाल को, जैसे आदिकाल तो इसका समय है 443 से 1343 से, 443 से 1343 से, या फिर कह देंगे कि देखिए निश्चित टाइम नहीं होता है, उसे रिलेटिव होता है, तो फिर 743 से 1343, या फिर कहेंगे कि 700 से 1400, 700 से 1400 इस समय होता है। समय कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन इसी के आसपास समय होता है। ओके, आदिकाल, आदिकाल में कौन किसने किसको नाम दिया है? आदिकाल को देखो, आदिकाल को बीज उपन काल किसने कहा है? इस बीज उपन काल से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जरूर पूछा जाएगा आदिकाल किसने किस मतलब कौन सा नाम कहा है, क्या कहा है? बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीजोपन काल। फिर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? वीर गाथा काल आदिकाल को कहा है प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका मित्रता का चैप्टर आपके सिलेबस में होगा, इसलिए इनसे रिलेटेड हर एक टॉपिक तैयार कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उसके बाद में आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? अभी हम बताएंगे आप लोगों से क्या मिस्टेक होगा। देखिए, आप लोगों को मिस्टेक करने से पहले हम आप लोगों को बता दें आपसे क्या मिस्टेक हो सकता है। ओके, जिससे आप लोग सीखेंगे बिना गलती करे ही। आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि देखो, आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, लेकिन आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल को संधि संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। बस इतना ही मिस्टेक होता है लोगों से। रामकुमार, जो हमारे प्रसिद्ध एकांकीकार है, एकांकी के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने संधि चारण काल कहा है। किसको? आदिकाल को। फिर हम बात कर रहे हैं कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल, जो आदिकाल है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है,
राहुल सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं होगा, सांकृत्यायन होगा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, जिनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, जो कि ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाएगा। राहुल सांकृत्यायन। बोलो इसका नाम गलत लिख देते हैं यार, सांस्कृत्यायन, अगर वो रॉन्ग हो जाता है सांकृत्यायन होता है इनका नाम, राहुल सांकृत्यायन। फिर हम बात कर रहे हैं कि देखिए बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा, संधि चारण काल रामकुमार। देखिए चारण काल आया तो जॉर्ज ग्रेगसन होगा, लेकिन जहां संधि चारण काल आए वहां पर रामकुमार वर्मा होगा। फिर सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखिए आदिकाल, आदिकाल किसने क्या कहा है, ये इससे मोस्ट जिसमें इंपॉर्टेंट ये बीजोपन काल, जो हर साल पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीजोपन काल, इसको तैयार कर लेना। फिर उसके बाद आदिकाल को तैयार कर लेना और वीर गाथा काल को, सिद्ध सामंत काल को। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट सब तैयार कर लेना। बीजोपन काल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, प्रसिद्ध। अगर प्रथम पूछा जाए तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, लेकिन प्रसिद्ध पूछा जाए तो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। देखिए उसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी में किया था। ओके, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि देखिए आप लोग बोर मत हुए, आप लोग मुझसे बोर मत होंगे। ओके, क्योंकि हम आप लोगों को चुटकी में सिखा देंगे रचनाओं को और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। अब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बस आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराऊंगी। आप लोग हम पर थोड़ा विश्वास तो कीजिए। विश्वास करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपके विश्वास को न तोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। हमसे जुड़े रहिए, अच्छी तैयारी कराएंगे आप लोगों को। हम लोग बताते हैं कि हमने आप लोग बताया कि आदिकाल से रिलेटिव, आदिकाल से देखिए रासो, हम धीरे धीरे आप लोग इसलिए बढ़ाएंगे। एक आप सारे मिक्स खिचड़ी पंचमेल खिचड़ी बनवा देंगे, पंचमेल खिचड़ी आप लोग को पढ़ा देंगे, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। एक एक टॉपिक से कैसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने आप लोग बताया है कि अब रासो से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए रासो, हम एक ट्रिक बताएंगे रासो रिलेटिव, जो मैंने खुद बनाया है रासो से रिलेटिव। जो क्लास 10 में जब मैं थी तो मतलब हम हिंदी को हमने कभी किसी सब्जेक्ट को बोर नहीं समझा है, उसको थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ते हैं। और हिंदी तो मनोरंजन के लिए, अगर हिंदी को पढ़ते इसमें आप बोर हो जाते तो समझ जाइए कि आप फिर किसी भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। हिंदी जो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। हिंदी को अच्छे से पढ़िए, हिंदी में आप कभी बोर नहीं होंगे। रासो रिलेटिव हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले रासो से क्या, पृथ्वीराज रासो एक क्वेश्चन पूछा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल का महाकाव्य है। क्या आदिकाल का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसके जो लेखक है चंद्रबरदाई हैं। कौन? चंद्रबरदाई हैं। देखिए चंद्रबरदाई इसी से कुछ मतलब है। अब देखिए, अब ध्यान नहीं आ रहा है चंद्रबरदाई, लेकिन चंद्रबरदाई है। जहां तक पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है। देखिए चंद्रबरदाई क्यों है, कि जो पृथ्वीराज थे, हमारे जो महाराजा पृथ्वीराज थे, उनके जो चंद्रबरदाई थे, उनके मतलब कि उनके मंत्री थे। ठीक, तो उन्होंने मतलब उनके दरबारी कवि थे और मंत्री मतलब थे, तो उन्होंने उनके बारे में एक मतलब ग्रंथ लिखा। रासो मतलब ग्रंथ। प्राचीन समय में जो हमारे ग्रंथ हुआ करते थे, जो राजस्थानी भाषा में लिखे जाते थे, उन्हीं ग्रंथ को रासो कहा गया है। ठीक, आदिकाल में के समय में तो पृथ्वीराज रासो है, उन्हीं से पृथ्वीराज जो राजा पृथ्वीराज थे उनके ऊपर लिखा था। उनके जो मतलब दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो के बारे में। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि परमाल रासो।
जिन्हें आल्हा खंड नाम से जाना गया है। किस लिए? आल्हा खंड। परमाल रासो, जिनके जो लेखक है हमारे चन्नबरदाई हैं, ओ सॉरी जगनिक हैं। परमाल रासो के हमारे जगनिक हैं। फिर उसके बाद हम बात करें खुमाल रासो। जिनके हैं दलपत विजय। फिर बात करें बीसल देवरासो। जिनके लेखक है नरपति नाल। ओके, विशाल देवराज, नरपति नाल, कुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो, चन्नबरदाई। फिर बात करें हमीर रासो। जिनके हैं सारंगधर। सॉरी सारंगधर होगा। ओके, फिर इसके हम बात कर रहे हैं सारंगधर। उसके हम बात कर रहे हैं कि हमीर रासो हो गया, बीसल देव रासो। फिर हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो हो गए, परमाल रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो। ये जितने रासो हैं इससे हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं तथा आदिकाल की कुछ प्रमुख और रचनाएं हैं जिसे हम बात कर रहे हैं कि ढोला मारू रे दूहा, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। ढोला मारू रे दोहा कुछ ही न था, शायद दोहा था कि दूल्हा था, कुछ ही था, रिलेटिव था, अब याद नहीं है। पर ढोला मारू दो, जिनके लेखक हमारे हैं कवि कल्लोल। कौन? कवि कल्लोल। फिर बात करें विद्यापति। जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जा रहा है विद्यापति को। ओके, जो पूछ सकता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा कि विद्यापति, जिनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। फिर हम बात कर रहे हैं कि संदेश रासक। जिनके हमारे हैं अब्दुल रहमान। फिर हम बात कर रहे हैं कि देखिए इतने हो गए। फिर बात के पवम चरिऊ जो हमारा है वो हमारे स्वयंभू का है। पवम चरिऊ, जसहर चरिऊ हमारे किसका? स्वयंभू का है, स्वयंभू। देखिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आदिकाल से रिलेटिव हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिससे मतलब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए हिंदी की जो क्लास है वो मतलब बहुत लंबी क्लास हो सकती है, इसलिए हम आज आप लोगों को आदिकाल के बारे में बताया है।
आदिकाल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदिकाल से बताया है। ओके, क्योंकि हम आप लोग अगर पूरी क्लास पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा और टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो आप ठीक है थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये नहीं कि हम ज्यादा पढ़ लें और समझ में कुछ भी ना आए, तो थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। आज हमने आप लोगों को आदिकाल से के बारे में बताया। नेक्स्ट सेक्शन में हम आप लोग बताएंगे भक्ति काल, दीत काल से रिलेटेड बताएंगे, फिर धीरे धीरे आप लोग बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए। आप लोगों को अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊंगी और आप लोग हम पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए और हम जो बता रहे हैं इन सभी रचनाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, देखिए प्रयास अच्छी कीजिए, आपको जो प्रयास अच्छी कीजिए, मेहनत पूरी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।